हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त हो गए। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स का वन शॉट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड के पेपर में कम से कम 7 से 8 नंबर का, और इसके अलावा अगर मैं सीवीटी के पेपर की बात करता हूं तो इस चैप्टर से लगभग 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मैट्रिसेस अच्छी तरीके से नहीं करते हो तो डिटर्मिनेंट भी आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपके लेवल पे बहुत ही अच्छा खासा कनेक्शन है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही डायरेक्टेड तरीके से, बहुत ही आराम आराम से सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, एक बार फटाफट अपनी कॉपी कलम आप सभी लोग निकाल लीजिए और उसके बाद एक एक चीजों का नोट डाउन करिए, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से नोट्स में लिखते चलिए। तो यार सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर आखिरकार उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आखिरकार वो है क्या, मतलब मैट्रिसेस है क्या। तो सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, देखो मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कहीं भी अरेंज है, मतलब जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हैं और जिसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम है। समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया की कोई भी चीज जो कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर अरेंज करी जा रही है या जा चुकी हुई है या हुई है, तो सर ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं सर? मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब कई सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर आखिरकार मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या है, इन दोनों में आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सर मैट्रिक्स जो है, ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस ब्रैकेट के अंदर या कहीं ना कहीं कहीं पर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर देते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स के नोटेशन है। अब मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस ओवरऑल चैप्टर है। समझ में आ रहा है? मतलब मैट्रिसेस के अंदर दुनिया भर की चीजें हैं। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जस्ट एक नोटेशन है। मैट्रिक्स वो सारी चीजें हैं जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा डाउट बच्चों के मन में आता है। अब आखिरकार सर इसका यूज क्या है? मैट्रिक्स का सर आखिरकार यूज क्या है डेली लाइफ में? यार सबसे बेसिक यूज तो यही है कि तुम अपने टेबल पे अपनी किताबों को रखते हो, तो वो भी रो और कॉलम के फॉर्मेट में आप अरेंज करके रखते हो, तो वो भी मैट्रिक्स है। आपके किचन में मम्मी खूब अच्छी तरीके से डब्बों को सजा के रखती हैं हर एक जगह पे, वो भी एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा और बताओ, शोरूम में जाते हो कपड़े खरीदने, कपड़े के ऊपर मतलब सेम टाइप के कपड़े एक जगह पर रखे होते हैं, जीन्स अलग जगह पर, टॉवल अलग जगह पे, टी शर्ट अलग जगह पे, तो ये सब चीजें क्या है? मैट्रिक्स ही तो है। वहां पर भी रो और कॉलम की बात होती है। मतलब किसी भी दुकान पे जाओ, हर एक जगह पर आपको रो और कॉलम की बात होती है। या तुम्हारे स्कूल की जो लाइन बनती है, जो प्रेयर वाली लाइन बनती है, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, हमारे जमाने में होती थी। वो स्कूल की लाइन क्या है? वो भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें भी कुछ नंबर ऑफ रो, कुछ नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो डेली टू डेली लाइफ में तो यार इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। मतलब पूरी दुनिया ही मैट्रिक्स आपको नजर आएगी अगर आप सोचोगे तो। अब आप सभी लोगों के लिए सबसे पहला टास्क, सबसे बेसिक टास्क ये है कि मैट्रिक्स का रियल लाइफ यूज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैट्रिक्स का जो रियल लाइफ यूज है, सभी मेरे बच्चे कम से कम यार देखो 4 से 5 एग्जाम्पल तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो ही लिखो, सो दैट जो बच्चे बाद में देखेंगे कम से कम आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हो। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में तब तक मजा नहीं आता जब तक आपको उसका यूज नहीं मालूम है। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि हम उसको आखिरकार पढ़ क्यों रहे, तब तक उसको पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चे, जितने भी लोग देख रहे हो, सभी लोग कमेंट सेक्शन में 4-5 एग्जांपल नीचे, वो भी यूनिक एग्जांपल लिखना। सबसे पहले देखना कि बाकी सबने क्या लिखा है, फिर तुम लिखना अलग से बना के। तब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ना, तब वहां से असली मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बता दो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सर क्लियर है। तो यार अब आगे चैप्टर में मूव ऑन करते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन बच्चों जो मैट्रिक्स की है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखोगे। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, नोट डाउन करना है इसको। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, कोई भी एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ रो है कुछ कॉलम है, उसी को सर हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब यार यहां पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज आपको बताता हूं। अगर मान लो यहां पर इफ वी हैव, नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे, इफ वी हैव एम रोज, अगर हमारे पास कोई भी एम रो है और एन कॉलम्स है, ठीक है,
n कॉलम्स हैं, देन तो सर यहां पर जो मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है हम कैसे करते हैं, a इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई जे m क्रॉस n, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सर यहां पर a11 a12 ऐसे करके a1n तक जाएगा। सेम इसी तरीके से यहां पर a21 a22 ये कहां तक जाएगा सर, a2n तक। यार यहां पर m रो है तो am1, लास्ट वाला क्या हो जाएगा भैया, amn हो जाएगा। और यहां पर m क्या है सर, नंबर ऑफ रो है, n क्या है सर, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब भैया यहां पर जो सर m क्रॉस n है इसी को हम कहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यार हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, कोटि। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और यहां पर m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि i क्या है, i नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो क्या है, m है। तो यानी i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 ऐसे करके m तक हो सकती है। j क्या है भैया, नंबर ऑफ कॉलम है, यानी नंबर ऑफ कॉलम कहां तक हो सकता है, n तक, यानी 1 2 3 ऐसे कहां तक हो सकता है सर, n तक हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी कंडीशन है, ये क्या है सर, इसकी कंडीशंस है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी ओवरऑल जो डेफिनेशन है, दिस इज द मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैथमेटिकल भाषा में, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। यार ये टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत ही बेसिक से सवाल आपके लेवल पे बनाया जाता है। सबसे पहला है सर रो मैट्रिक्स। अब इसका नाम ही रो मैट्रिक्स है, तुम्हारा नाम चिंटू मिंटू पिंटू आतंकवादी खतरनाक जो कुछ भी है। अब यार जनरली कहते हैं ना कि जैसा तुम्हारा नाम है ऐसे तुम्हारी हरकतें हैं। जैसे मान लो किसी के अंदर भगवान शिव के जैसा तेज है तो उसका नाम रख दिया शिव शंकर है या जैसे मान लो किसी के अंदर बहुत गुस्सा है उसका नाम रख दिया रुद्र। अब हमारी मम्मियों को तो यार डेली टू डेली लाइफ में उनको अपने बच्चे का नाम रखने में बहुत मजा आता है। मतलब हमारे बच्चे का नाम सबसे सोना होना चाहिए, मतलब जिसमें है ना, तो नाम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर भी आ जाता है। अब जैसे रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, है ना। तो रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें ओनली वन रो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो A इज इक्वल टू एक रो, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो A इज इक्वल टू ए आई जे, यहां पर m क्रॉस n जो हम लिखते हैं, तो यार यहां पर हम क्या करेंगे, रो को एक बना देंगे और कॉलम को n बना देंगे, यानी कि 1 क्रॉस n। तो ये क्या हो गया भैया, ये हमारा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम इसी तरीके से बाबू भैया कॉलम मैट्रिक्स को लिखेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होगा, कंटेन्स ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो यार अगर हमें कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिखोगे, A इज इक्वल्स टू मान लो जैसे 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी लिखा हो। अब यार यहां पर रो कितना है, 3, कॉलम कितना है सर, 1। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो चाहे जितना भी हो सके और कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। तो अगर हमें इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू ए आई जे, बस आप क्या करो, कॉलम को 1 कर दो, रो को कितना भी कर दो, यानी कि सर m क्रॉस 1 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, m क्रॉस 1। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। समझ में आ गया सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना जल्दी बताओ। अब बेटा जो अगला मैट्रिक्स है बेसिकली दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यार रेक्टेंगुलर के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि सर कुछ इस तरीके का शेप हो, मतलब कि m क्रॉस n, है ना। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सर बराबर नहीं हो। मतलब यहां पर लिख लो अ मैट्रिक्स having number of row does not is equals to number of columns। कोई भी मैट्रिक्स ऐसा जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सर ये है कि m जो है ये n के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल भी एक आधा लिख लेता है। एग्जाम्पल सर हम इसको आराम से लिख सकते हैं, मान लो 1 2 3 यहां पर A B C। तो यार यहां पर 2 रो और 3 कॉलम है, तो अगर 2 रो और 3 कॉलम है यानी कि m डज नॉट इज इक्वल टू n, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
बात बराबर। अच्छा, अगर मान लो हमें इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो तो आप कैसे लिखोगे? A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N, जहां पर M जो है ये N के बराबर नहीं होना चाहिए, M N के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सर इसका क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर? कोई भी डाउट किसी भी बच्चे का? सर बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यार नाम से ही क्या है सर? स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सर यहां पर जो नंबर ऑफ रो है यही क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लिख लो इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके का है कि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। बेटा बहुत आसान चैप्टर है ये, इतना आसान चैप्टर है जिसकी हद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये, बहुत ही आसान, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है ये, समझ रहे हो? तो यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? M इज इक्वल टू N, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A इज इक्वल टू AIJ, अगर कहीं पर सर M क्रॉस N है तो यहां पर बाबू भैया M जो है सर N के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? यहां पर M जो है N के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां पर एक चीज जरा समझना सभी बच्चों को, A इज इक्वल टू, मान लो यहां पर मैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, DEF, ठीक है, GHI, ये मैंने एक 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया। अब यार ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर इसमें 2 डायगोनल होती है। सर इसमें ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल को बच्चों हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सर प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को कहते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, या इसी को बच्चों कहते हैं मेन डायगोनल, इसी को बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक, अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है ना, मतलब जो सबसे मेन डायगोनल है वो ये वाली डायगोनल है। तो कभी भी अगर आपको मैट्रिक्स में डायगोनल से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप ये बात ध्यान में रखना कि इस वाली का कोई काम नहीं होता। हमेशा जो डायगोनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है पूरे मैट्रिक्स में, वो हमेशा इस वाले डायगोनल को इंडिकेट करती है, कभी इस वाले डायगोनल को इंडिकेट नहीं करती। ठीक है, तो इसी बात पे अगला जो मैट्रिक्स निकल के आता है, ये निकल के आता है सर डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स having elements only at diagonal, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो, अदर एलिमेंट शुड बी 0, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए सर? 0 होने चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पर हम अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो, 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट सर 0 होने चाहिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और सिर्फ सर इसके डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? अगर मान लो हमें इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M इज इक्वल टू, यहां पर K लिख दिया। K जो है कोई भी रियल नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अलग अलग 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं एनी नंबर, है ना, एनी नंबर, और कब? जब I बराबर J के बराबर है तो। ठीक, और दूसरा 0 कब? जब I जो है ये J के बराबर नहीं है तो। ठीक है बेटा, क्लियर? एक छोटी सी बात यहां पर आपको और समझा देता हूं बच्चों, यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यहां पर हर एक जगह पर I बराबर क्या होता है सर? J होता है। कैसे? क्योंकि इस वाले पॉइंट की लोकेशन क्या है? A11 है, ध्यान से समझना, इसकी लोकेशन A11, इसकी लोकेशन A22, इसकी लोकेशन A33। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर एक जगह पर क्या हो रहा है सर? I बराबर J के बराबर हो रहा है, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट जहां पर I J के बराबर होता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं सर?
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या करा, यहां पर जहां जहां पर आई जे के बराबर नहीं है, यानी ये सारी जगहों पर आई जे के बराबर नहीं है, इनकी वैल्यू 0 है। आई जे के बराबर जहां पर है वहां पर इसकी वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट, हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? हाँ या ना? मतलब कोई भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है कि नहीं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। देखो ठीक है, तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, तो अब अगर यहां पर हम कुछ एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू, जैसे हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, k 0 0 0 k 0 0 0 k। यहां पर आप ये देख सकते हो कि सर हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या है सर, सेम है। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m इज इक्वल टू, यहां पर k बिलोंग्स टू क्या हो सकता है सर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। 0 कब, जब जहां पर i जो है j के बराबर नहीं है। और k बिलोंग्स टू रियल नंबर कहां पर, जहां पर i बराबर j है। ठीक, जहां पर i j के बराबर है वहां पर इसकी वैल्यू k है, जहां पर i j के बराबर नहीं है वहां पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं यार, यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी अगर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है तो यहां पर लिखो अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट, हैविंग डायगोनल एलिमेंट इज 1। कोई भी एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट क्या हो सर, 1 के बराबर हो। तो अगर आपसे कोई बोले कि सर यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर होता है क्या, सर बिल्कुल होता है। कोई आपसे बोले यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल होता है क्या, सर बिल्कुल होता है। कोई आपसे बोले यूनिट मैट्रिक्स स्केलर होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ या ना? तो बेटा कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सर, 1 हो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर in से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये कैसा मैट्रिक्स है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स है। और n क्या है सर, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या होता है बाबू भैया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहां पर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसको हम कह सकते हैं सर I3। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं सर, I3 कह सकते हैं। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का एक नाम और भी होता है, यूनिट मैट्रिक्स का बेटा एक नाम और भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ये हम क्या कहते हैं सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है यार, क्लियर। अगर हमें इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना हो तो सर हम कैसे करेंगे, in इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m इज इक्वल टू 1, कहां पर, जहां पर i बराबर j है, और 0 के बराबर कहां पर, जहां पर i जो है j के बराबर नहीं है। ऐसी जगह पर क्या हो जाएगा सर, ऐसी जगह पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट जरा सा भी किसी भी बच्चे के दिलो दिमाग में, सर बिल्कुल भी नहीं है। आगे आते हैं बच्चों नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं O से। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो सर, 0 के बराबर हो। और बेटा जो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवालों में ये सारे के सारे मैट्रिसेस आपसे पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ द मैट्रिसेस। तो सभी बच्चे इन सभी मैट्रिक्स को बेटा आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कहानी, इसको कहते हैं सर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये ध्यान में रखना। अब बेटा यहां पर बात करते हैं सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पर कोई भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात, जहां पर ध्यान से सुनना, A B C D E F 0 0 0,
जहां पर मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो सर, 0 के बराबर हो। अगेन सुनो, मतलब कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर मेन डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो या तो नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो। यहां पर अगला डेफिनेशन ये भी लिख देता हूं, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। ये भी सर 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक, अब जरा यहां पर आप सभी बच्चे एक बार गौर करना, यहां पर बेटा एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल सर कैसे बन रहा है, यहां पर सर ना एक ऊपर की डायरेक्शन में एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो, यहां पर ये ऊपर की डायरेक्शन में ये एक ट्रायंगल बन रहा है। आई थिंक इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो आप, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, मतलब एलिमेंट्स यहां पर ट्रायंगुलर फॉर्मेट में लिखे हुए हैं बेटा। सेम इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर भी देखो ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं बेटा, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहां पर ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से अपने दिलो दिमाग में बैठा लो इसको। ठीक है बाबू भैया, क्लियर है सभी को। अच्छा, अब अगर मान लो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना हो तो हम कैसे लिखेंगे यार। अब छोटी सी बात यहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि सर ये वाला एलिमेंट क्या है, A11, यहां पर इस वाले एलिमेंट को क्या है, A12, इस एलिमेंट में A13, इसको क्या बोलते हैं A23, इसको क्या बोलते हैं A33। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, A इज इक्वल्स टू AIJ, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर इसको हम M क्रॉस M ही लिख देते हैं। बेटा यहां पर कोई भी ये नंबर हो सकता है, ध्यान से देखना, कहां पर, जहां पर I जो है J से छोटा है। देखो यहां पर I J से छोटा है ना, I J। तो जहां पर I हमारा J से छोटा है वहां पर ये कोई भी नंबर हो सकता है ना, वहां पर ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जहां पर हमारा I J से बड़ा है, जैसे यहां पर A21 है, यहां पर I J से बड़ा है, यहां पर A31 है, यहां पर I J से बड़ा है, तो जहां पर I हमारा J से बड़ा है यहां पर इसकी वैल्यू क्या है सर, रियल 0 है। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हो। यहां पर अगर मान लो हमें इसकी डेफिनेशन, अगर हमें इसका मैथमेटिकल नोटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस M इज इक्वल्स टू, बेटा यहां पर क्या है, यहां पर I हमारा J से छोटा है, यहां पर I हमारा J से छोटा है, तो जहां पर सर I हमारा J से छोटा है यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, जहां पर I हमारा J से बड़ा है यहां पर कोई भी नंबर है। ठीक, तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर दो प्रकार का होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, आई होप यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स बेसिकली इतने प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, अब यार यहां पर एक ना छोटी सी डेफिनेशन होती है, बेसिकली उसको कहते हैं सर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हो सकता है कहीं पर ये वर्ड लिखा हो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी भी डेफिनेशन आप ध्यान में रखो। ये बेसिकली होता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यार यहां पर देखो, सम ऑफ डायगोनल लिखने का मतलब बेसिकली ये है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात कर रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। सर अगर मान लो कहीं पर हमारे पास A इज इक्वल टू, लेट से यहां पर ABC DEF GHI, मान लो ये लिखा हुआ है 3x3, तो सर ट्रेस ऑफ A को रिप्रेजेंट करते हैं TRA से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डायगोनल। तो यहां पर डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं भैया, सर डायगोनल के एलिमेंट ये रहे AEI, तो यानी हो गया सर A प्लस E प्लस I। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इसको क्या कहते हैं सर, ट्रेस ऑफ अ
स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पर हमारे पास जनरल मैट्रिक्स कहीं पर कुछ भी लिखा हो, जैसे लेट से ए इज इक्वल टू, मान लो यहां पर A11 A12 ऐसे करके A1M तक, सेम इसी तरीके से A21 A22 ऐसे करके यहां पर A2M तक, ऐसे करके लास्ट वाला एलिमेंट AMM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये M क्रॉस M का मैट्रिक्स है। तो बेटा अगर हमारे को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना हो, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? समेशन AI आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके M तक लिख सकते हैं कि नहीं? देखो अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, ये बेसिकली शॉर्टकट नोटेशन है समेशन का। मतलब I इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो A11, अगर मैं इसको इलोबरेट करके थोड़ा सा एक लाइन और लिख दूं इसमें, तो बेटा ये बराबर क्या है? एक बार I इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो गया A11, I इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो गया प्लस A22, फिर प्लस A33, है कि नहीं? ऐसे करके कहां तक जाएगा सर? प्लस AMM तक जाएगा। तो ट्रेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? ट्रेस बेसिकली क्या होता है सर? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है सर हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये बेसिकली मैट्रिक्स का बेसिक है। अब इसके बाद हम यहां पर आएंगे सर इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। यहां पर एक चीज ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास कहीं भी इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स से सर रियल लाइफ प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं मैट्रिक्स में। आप सभी लोग जानते हो, मतलब किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के अंदर हम डालते हैं, तो यही है सर मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो आखिरकार दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे? तो यहां पर लिख लो, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस, A is equals to small aij M cross N and B is equals to Bij, यहां पर P क्रॉस Q, ठीक? A and B are equal, A and B are equal if, ये कब बराबर होंगे सर? सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए सर? ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम यानी कि M बराबर होना चाहिए P के, N बराबर होना चाहिए सर Q के, यानी कि सर M इज इक्वल्स टू P और N इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए से Q के बराबर होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A and B should be equal। A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, यानी A11 इसका, B11 इसका, A12 इसका, B12 इसका, ये सब क्या होना चाहिए सर? बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है i.e. Aij शुड बी इज इक्वल्स टू Bij के। ठीक है, तो यार ये पूरी कंडीशन है किसकी? ये पूरी कंडीशन है सर किसकी? ये पूरी कंडीशन है अगर कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हो रहा है तो, इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स की। अब यहां पर अगली चीज है बेटा, इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स के बाद एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स जोड़े कब जा सकते हैं? ठीक है, देखो कभी भी दो मैट्रिक्स हमेशा बराबर नहीं होंगे, दो मैट्रिक्स हमेशा जोड़ नहीं सकते, दो मैट्रिक्स को हमेशा घटा नहीं सकते, दो मैट्रिक्स को हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हर चीज में क्या है बच्चों? कंडीशन है। हर चीज में क्या है? कंडीशन है। कंडीशन तुम्हारे जीने में भी है, तो मैट्रिक्स को जोड़ने में भी क्यों नहीं होगी? है कि नहीं? तो दो मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, लिख लो इसको। इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N एंड B इज इक्वल्स टू Bij P क्रॉस Q, अगर हमारे पास कोई भी ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं कब? इफ एंड ओनली इफ, सबसे पहली कंडीशन ये है ऑर्डर शुड बी इक्वल, ऑर्डर शुड बी इक्वल। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब क्या है सर? यानी कि सर M इज इक्वल टू P एंड N इज इक्वल टू Q होना चाहिए। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को सर हम जोड़ कैसे सकते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो सर? बराबर हो।
ठीक है। अब यार अगली बात ये आती है कि हाउ टू ऐड, है ना, जुड़ते कैसे हैं, हाउ टू ऐड, दो मैट्रिक्स को सर हम जोड़ कैसे सकते हैं, तो इसके पीछे की भी कहानी सुन लो। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड, मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर इसका A11 है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 से ही हम जोड़ेंगे, इसका जो A12 है दूसरे वाले मैट्रिक्स के A12 से ही हम जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कैसे ऐड करते हैं सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ देते हैं, सिंपल, दोनों मैट्रिक्स। अब यार ऑर्डर बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स दिखेंगे सेम ही, मतलब सेम ऑर्डर है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों में। तो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सेम ओरिएंटेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। अब भैया यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से लिख लो। इफ टू मैट्रिसेस A is equals to Aij M cross N and capital B is equals to Bij P cross Q, ठीक है। तो बेटा यहां पर सबसे पहली चीज मतलब दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ, दो मैट्रिक्स को हम सिर्फ और सिर्फ तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर हो, ठीक, यानी कि m के बराबर हो। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर है तो हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट यदि जरा सा भी है तो बताओ। अब अगली चीज है कि हाउ टू मल्टीप्लाई, क्योंकि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाउ टू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, रो बाई कॉलम मेथड से। कैसे करते हैं बेटा, रो बाई कॉलम मेथड से, रो बाई कॉलम मेथड, ठीक है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर, रो बाई कॉलम मेथड से। अब रो बाई कॉलम मेथड क्या है, अभी मैं आगे आपको समझाता हूं। रो बाई कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? अब यार आखिरकार रो बाई कॉलम मेथड क्या है, जैसे मान लो सबसे पहली बात तो ये है, अगर मान लो हमारे पास A इज इक्वल्स टू Aij, या ऐसे ही रखता हूं मैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है P क्रॉस Q, यहां पर कोई दूसरा मैट्रिक्स है R क्रॉस S। सर ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकता है, फटाफट बताओ सर, जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी कि Q शुड बी इज इक्वल टू R। Q किसके बराबर होना चाहिए सर, R के बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, अब जरा इसको मुझे बताओ, A 2 क्रॉस 3 B 2 क्रॉस 3, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ। अगला A 3 क्रॉस 2 B 2 क्रॉस 3, फटाफट बताओ मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या। अगला, अगर मान लो इसी को मैं उल्टा लिख देता हूं, 2 क्रॉस 3 A 3 क्रॉस 2, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, फटाफट सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से, सबसे पहले देखते हैं इसको। तो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या सर, यहां से इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। यहां पर जरा देखो, यहां पर सर इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी कि सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। यहां पर इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी कि सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? एक आधा एग्जांपल और करो। मान लो कहीं पर A 4 क्रॉस 5 है और सर B 7 क्रॉस 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या सर? यहां पर अगेन हम यही चेक करेंगे, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, यानी कि सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगे, जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम
दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, तब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट एट ऑल। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? अब यार रो बाई कॉलम मेथड है क्या, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, याद दिला देता हूं आपको। रो बाई कॉलम मेथड आखिरकार ये है क्या, रो बाई कॉलम मेथड? अब जरा तसल्ली से ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमारे पास यहां से A इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है भैया? ये है सर 2 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B इज इक्वल टू यहां से 4 5 6 8, इसको ले लेते हैं 0 1 0 -2 3 0। ठीक है, इसका ऑर्डर है सर 3 क्रॉस 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑर्डर क्या निकल के आता है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ऑर्डर निकल के आता है वो बेसिकली ऑर्डर ये दोनों निकल के आता है, M क्रॉस P। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम यहां से AB का ऑर्डर अगर हमें लिखना हो तो AB का ऑर्डर क्या होगा? पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि क्या लिखोगे आप? M क्रॉस Q लिखोगे। ठीक है, तो रो बाई कॉलम मेथड से जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आता है उसका ऑर्डर कितना आता है सर? M क्रॉस Q निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखो, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यहां पे। तो अगर मैं यहां पर AB का अगर आपसे ऑर्डर पूछूं तो AB का ऑर्डर क्या लिखोगे? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। यहां पर भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं यहां पर AB का ऑर्डर अगर आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे सर? 2 क्रॉस 2। क्या लिखेंगे सर? 2 क्रॉस 2। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर संभव है तो वहां पे जो हमारे पास आउटकम वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? जो यहां पर बचा हुआ रो है, जो यहां पर बचा हुआ कॉलम है, सिंपल। ठीक है, अब यार यहां पर जरा देखो, अगर मान लो हमें AB को मल्टीप्लाई करना है, अगर AB को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहली बात तो क्या है? सबसे पहली बात तो सर जो आउटकम वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा? सर पहली बात तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं। जो आउटकम वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? 2 क्रॉस 3 होगा, यानी कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे। और बेटा रो बाई कॉलम मेथड क्या होता है कि आप पहले रो उठाओ, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके रो को इसके कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ो, यानी 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 1 इंटू 4, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, 2 इंटू 0, 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, 3 इंटू -2। ठीक, ये आ जाएगा आपका यहां का एलिमेंट। क्या हो गया ये? 4 + 0 -6, यानी 6 में से 4 घटाओ -2, यानी ये एलिमेंट यहां पर कितना आ गया बेटा? -2 आ गया। ठीक, अब सेम यही काम आप कहां पर करोगे? सेम यही काम सर हम यहां से पहले कॉलम को लेंगे, यहां से दूसरे वाले रो को ले लेंगे। अब दूसरे वाले रो में मल्टीप्लाई करके जोड़ो, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 5 में, 1 इंटू 5, प्लस 2 को करेंगे सर 1 में, 2 इंटू 1, प्लस 3 को करेंगे सर 3 में, 3 इंटू 3, यानी कितना आ गया? 9 2 11 5 16, यानी दूसरा एलिमेंट कितना हो गया सर? 16। ठीक, सेम इसी तरीके से पहला रो यहां से सर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ो, यानी कि 3 इंटू 6, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 0 में, 2 इंटू 0, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 0 में, यानी कितना आ गया? ये 18 आ गया, यानी कि ये वाला एलिमेंट कितना हो गया सर? 18 हो गया। मतलब यहां से एक रो को उठाएंगे, यहां से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और वहां पर हम लिखेंगे। अब यार सेम इसी तरीके से बेटा यहां से आप दूसरे वाले, अब यहां से दूसरे वाले रो के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब दूसरे वाले रो के ऊपर आ जाओ, यहां से दूसरे रो का पहला एलिमेंट उठाओ, यहां से इसके पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 इंटू 4, प्लस यहां से 5 इंटू 0, यहां से 6 इंटू -2, यानी कि कितना हो गया? जो भी आ जाए, यानी 16 + 0 -12, यानी कितना आ गया? 4 आ गया, यानी यहां पर क्या हो गया सर? ये 4 हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से यहां के दूसरा रो उठाओ, यहां से दूसरा कॉलम उठाओ, यानी 4 इंटू 5, 5 इंटू 1, प्लस 5 इंटू 1, प्लस 6 इंटू 3, जो आ जाए उसको उठा के यहां पर पुट करो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं सर? रो बाई कॉलम मेथड कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मोस्ट ऑफ द सवालों में आपका यही काम आता है। ठीक है बाबू भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। आई थिंक यार सभी को क्लियर है।
देखो अगर क्लियर है ना यार, नीचे ओपी ओपी करते रहो तुम लोग, येलो हार्ट ओपी लगा के, है ना। और अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, क्योंकि कोई भी डाउट तुम्हारा एसएसआर सर के चलते रहना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स हम लोग अभी देखो कर चुके हैं। अगला जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास यहां पर कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 ABCD ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है ABCDEF, ठीक है, तो सर अगर हमें लैम्डा ए लिखना है, लैम्डा ए, तो सर लैम्डा जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहां पर भी लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, यहां पर सर लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ। समझ आया? तो मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली मैट्रिक्स में वो हर एक जगह पर स्केलर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 5 -6 2 0 -1 2 3 लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3 का। अब सर यहां पर मान लो -a लिखना है, तो -a को क्या ले सकते हो, -1 इंटू ए, यानी कि हर एक जगह पर सर आप माइनस से गुणा कर दो, तो हर एक जगह पर अगर माइनस से गुणा करोगे तो यानी कि यहां पर -2, यहां पर -3, यहां पर -5, यहां पर 6 -2 0 1 -2 -3। तो यहां पर हमने क्या करा सर, यहां पर हमने बस एक ही काम करा, हर एक जगह पर -1 से गुणा कर दिया। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि मैट्रिक्स में कभी भी अगर हम किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो हर एक जगह पर मल्टीप्लाई होता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में होती है। अब यार इसी का जस्ट उल्टा कि किसी भी मैट्रिक्स से हमें कॉमन कैसे निकालना है। अब एक चीज आप सोचो कि जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी कांस्टेंट से, तो वो हर जगह पर लैम्डा 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 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, हर जगह पर। अब अगर मान लो हमें कॉमन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि लैम्डा को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हर जगह से कॉमन निकलेगा, है कि नहीं। अगर मान लो कहीं पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18, मान लो ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब अगर इसमें से मैं 2 को बाहर निकालता हूं, अगर मान लो इसमें से मैं 2 को बाहर निकालता हूं तो क्या होगा सर, हर जगह से 2 2 बाहर निकलेगा ना, मतलब यहां से भी 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा 1, यहां से 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा 2, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 4 5 6, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना। तो बेसिकली अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह पर मल्टीप्लाई होता है, अगर कॉमन निकालते हैं तो हर जगह से कॉमन निकालते हैं। तो ये छोटी सी बात आप सभी मेरे बच्चे ध्यान में रखना। ठीक है, तो यार मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है सर पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स, पॉजिटिव पावर ऑफ अ इंटीग्रल, बेसिकली पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स है ना। ये थोड़ा सा इसको सही कर लो, यहां पर ऐसे लिख लो, इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग ये डालना बेटा, हेडिंग ये डालना है ना, दिस इज बेटर, ये डालना। तो यहां पर लिख लो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर हमारे पास ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सर ए इंटू ए, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए, या इसको लिख सकते हैं सर ए स्क्वायर इंटू ए, या इसको लिख सकते हैं सर ए इंटू ए स्क्वायर, कैसे भी करके लिख लो। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर a⁴ लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं सर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या ए क्यूब इंटू ए, या ए इंटू ए क्यूब, या 4 बार ए को गुणा कर लो, मतलब सब बात सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो यार अगर मैं सेम इसी तरीके से अगर लेट से अगर a⁴n लिखूं तो यानी कि चाहे a को आप n बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, चाहे a को आप n बार मल्टीप्लाई कर लो, या a⁴n-1 निकालो उसमें a से मल्टीप्लाई कर लो, या a इंटू a⁴n-1 कर लो, सब बात बराबर ही है। लेकिन यहां पर आपको सबसे मेन चीज जानने वाली जो ये है, ध्यान रखने वाली बात कि सर a जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ये चीज सर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। तो ये बात बेटा सभी मेरे बच्चे जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर हमारा ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहां पर जो पावर्स हैं सारी की सारी इंटीग्रल पावर है, कहीं पर ये फ्रैक्शनल पावर नहीं है ना, ये सारी की सारी इंटीग्रल पावर है। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट नहीं है सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत मजा आ रहा है ना। तो बेटा आज का ये जो वन शॉट है बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट है, ट्रस्ट में बेटा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, 100% गारंटी आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं आने वाला।
यहां पर कुछ एक नोट लिखो। सबसे पहला नोट, इफ a इंटू बी बराबर 0, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर कहीं पर 0 है ना, यहां पर a और b दोनों मैट्रिक्स हैं, ये बात ध्यान में रखना। दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन कहीं पर 0 है, इट डजंट मीन ईदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है या तो ए भी नल मैट्रिक्स होगा या बी भी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, दूसरी चीज सभी बच्चे ध्यान में रखो, अगर कहीं पर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। तीसरी बात ध्यान में रखो, अगर कहीं पर ए इंटू बी लिखा हुआ है तो सर इसको हम कह सकते हैं बी इज पोस्ट मल्टीप्लाई टू ए। ठीक है, मतलब b जो है बाद में मल्टीप्लाई है किसके, a के। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि a इज प्री मल्टीप्लाई टू b। ठीक है, तो यार अगर पोस्ट मतलब होता है सर बाद में, प्री मतलब होता है बेटा पहले। समझ रहे हो, इसको पढ़ने का बस तरीका है कि अगर यहां पर a पहले मल्टीप्लाई है तो a इज प्री मल्टीप्लाई टू द b, अगर b बाद में है तो b इज पोस्ट मल्टीप्लाई टू द a। बस एक ये पढ़ने का तरीका है, सिंपल। समझ में आ गया सभी बच्चों को। यहां पर ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स लौट के आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके पहले एडिशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा इसमें ना हम एडिशन की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, उसके बाद अभी हम पीछे आएंगे। तो सबसे पहले यहां पर एडिशन की कुछ एक प्रॉपर्टी लिखो। ठीक है, सबसे पहले एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी लिखो। सर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन सर एसोसिएटिव होता है, a प्लस बी प्लस सी। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अगली प्रॉपर्टी, कहीं पर अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हम लिख सकते हैं। यहां पर लैम्डा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारे पास सेम मैट्रिक्स ही निकल के आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इतनी प्रॉपर्टीज हमारी किसकी हैं सर, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज सर मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को। अगली प्रॉपर्टी सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, यहां पर लिख लेना, इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव होता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कहीं पर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी तो बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू सी लिखा हुआ है तो भैया यहां पर b डज नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब आप a को a से काट नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर इसको भी लिख लो, इन जनरल मैट्रिक्स इन जनरल कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड, ऐसे लिखो, इन जनरल कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है बेटा,
इसके अलावा भैया चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप a इंटू बी प्लस सी, अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो आपका ये मैट्रिक्स है a, ये अगर पहले मल्टीप्लाई है तो आप यहां पर पहले मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये बाद में है तो आप इसको बाद में करोगे, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। देखो अब ये सब ना प्रॉपर्टीज बेटा कहीं ना कहीं आपको काम दे सकती हैं, है ना, कहीं ना कहीं आपको काम दे गई। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेसिकली सेम मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी किसकी हैं सर? 5 प्रॉपर्टीज हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हैं, और ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट द कंप्लीटली मैट्रिक्स का जो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एडिशन और अलजेब्रा ऑफ द जो मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा सर यहां पे खत्म होता है। इसके बाद हम यहां से करने वाले हैं सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सर इसके बाद यहां से हम कवर करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है सर, हम ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं? यहां पर देखो डेफिनेशन लिख रखी है, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, इसका क्या करो, चेंजिंग रो और कॉलम को बेटा इंटरचेंज कर दो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, लेट्स से इसका ऑर्डर क्या है सर? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अगर हमें ए ट्रांसपोज लिखना है तो ए ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे सर, जो यहां पर ये पहला रो है हम इसको पहला कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 2 बना देंगे। सर जो यहां से दूसरा रो है अब हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी 3 4। जो यहां से तीसरा रो है इसको सर हम तीसरा कॉलम बना देंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो इसमें 2 रो 3 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 3 बन गया, ठीक है। अब अगर एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहां से ए ट्रांसपोज का भी फिर से ट्रांसपोज ले लूं तो क्या होगा? तो सर यहां से जो पहला रो है पहला कॉलम बनाएंगे, यानी 1 3 5 हो गया। जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी 2 4 6 हो गया। यानी अगेन भैया क्या हो गया सर? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया कि नहीं? और अगर तुम जरा सा ये ऑब्जर्व कर पाओ तो ए का डबल ट्रांसपोज यहां से ए के बराबर आने लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर आने लग रहा है। तो बेटा यही पूरा का पूरा ट्रांसपोज है। अगर ट्रांसपोज की मैं बात करता हूं तो यही पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसपोज हम निकालते कैसे हैं सर? ट्रांसपोज हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो पहला रो है पहला कॉलम बना देंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना देंगे। दूसरी चीज ये है कि मैट्रिक्स में जो हमारा ये ऑर्डर है, अगर ये 3 क्रॉस 2 है तो बेसिकली ये 2 क्रॉस 3 हो गया। यानी कि अगर यहां पर हमारा ऑर्डर m क्रॉस n हो है तो यहां पर हमारा ऑर्डर जो है भैया n क्रॉस m हो जाता है। तो बेसिकली ये 2 चेंजेज आते हैं अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज सब लिख लो, एक एक लाइन लिख लो, है ना। वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है। दूसरा चीज ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक। यानी अगर ये m क्रॉस n है किसका ऑर्डर? a का, तो ये क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज में n क्रॉस m हो जाएगा। a ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा क्या होता है, अगर आप लोकेशन एक बार ऑब्जर्व करो, यहां पर इसकी लोकेशन क्या है? A12 है। a ट्रांसपोज में लोकेशन क्या हो गई? A21 हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि जो aijth पोजीशन पर जो पॉइंट है ये चला जाता है सर ajith पोजीशन पर चला जाता है कि नहीं? आप ऑब्जर्व करो, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है सर? A21 है। ये कहां चला गया? ये चला गया देखो A12 पर, ठीक। सेम इसी तरीके से ये कहां पर है? A31 पर। ये कहां चला गया? A13 पर। तो बेसिकली aijth पोजीशन पर जो पॉइंट है ये कहां चला जाता है? ajith पोजीशन पे, ठीक है भैया। और एक प्रॉपर्टी हमने यहां से ये भी सीखी है कि ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है सर? ए के बराबर होता है। अब बेटा यहां से कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज हम लोग लिखते हैं फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहला कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये हमेशा ए के बराबर होता है। दूसरा, कहीं पर अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो बाबू भैया ये a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक। अगर यहां पर माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसी को a प्लस बी प्लस सी में कर दूं तो बेटा ये 3 बार हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गई एडिशन की प्रॉपर्टी। सेम इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी लिखेंगे। कहीं पर अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा सर b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। पांचवी प्रॉपर्टी इसी का जस्ट एक्सटेंशन, अगर कहीं पर a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा c b a का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? तो यार ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है किसकी सर? प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज की। तो इस पर बेस्ड काफी सारे सवाल आपके फ्रेम करे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो हम लोग अभी आगे जिक्र करेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम पे अभी हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अभी हम लोग आगे काफी सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तो अभी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम चलने वाली है। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो डोंट वरी, अभी बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कुछ एक चीजें और भी बची हुई हैं इसमें। ठीक है, बस उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स में दो टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, एक होता है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है अगर उसका ट्रांसपोज बराबर सेम मैट्रिक्स है, यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है सर? बी के बराबर है। लेकिन यह बात सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और बताता हूं, अगर हमारे पास कहीं पर कोई भी मैट्रिक्स, अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां पर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं। मान लो यहां पर ABC लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3। आप ना बेटा स्क्वायर, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के भी आप समझ सकते हो। सर कैसे समझ सकते हैं? देखो ऐसे समझ सकते हो आप, अगर किसी भी मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके दोनों साइड के एलिमेंट सेम हो, जैसे यहां पर 2 तो यहां पर 2, यहां पर 3 तो यहां पर 3, यहां पर 1 यहां पर 1, अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन है ना तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहीं पे अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको ऐसा दिखा मिले कि डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट अगर आपको सेम दिख रहे हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे सर? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा अगर इसको और समझना चाहो तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रोटेट करें और रोटेशन के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास, अब मेरे पास पेज नहीं तो अभी आपको दिखाता। अगर आप इसी मैट्रिक्स को रोटेट करो ऐसे, तो रोटेट जब करोगे तो ये 1 यहां चला जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, तो इमेजिन करके देखो यही सेम मैट्रिक्स आएगा। तो अगर ये सेम मैट्रिक्स आएगा तो हम क्या बोलेंगे सर? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होता है सर? हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऐसा है बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके माइनस टाइम सेम मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे सर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है ना, यहां पर एक चीज और है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेटा जो डायगोनल के एलिमेंट है वो जरूर 0 के बराबर होने चाहिए। जैसे यहां पर a इज इक्वल्स टू 0 0 0 3 क्रॉस 3, यहां पर सर a है तो ये माइनस a, b है तो माइनस b, c है तो माइनस c। ठीक है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो सबसे बड़ी पहचान है वो इसका डायगोनल है। मतलब कि अगर डायगोनल का, अगर जो हमारा डायगोनल है अगर ये 0 0 0 है और डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स है, अगर ये a है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस b है तो ये प्लस b, अगर ये c है तो ये माइनस का c। दो चीज, पहली चीज ये कि डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, दूसरी चीज ये कि डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के माइनस टाइम होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड करती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जरूर 0 होने चाहिए, यह बात आप ध्यान रखना। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होना कंपलसरी है। तो आई होप यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखो ना। यहां पर लिखा है थ्योरम रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी विद रियल नंबर एलिमेंट बी प्लस बी का ट्रांसपोज जो है बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बी प्लस बी ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है
और जो B माइनस बी ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यार इसकी प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रूफ, ठीक है, इसकी प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यार यहां पर सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम इसी को प्रूफ करेंगे। अब अगर हमें प्रूफ करना है कि सर अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हम क्या प्रूफ करेंगे बताओ। हम ये प्रूफ करेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, अगर बेटा हम इसका ट्रांसपोज ले लें और ये किसके बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए सर बी प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर सेम मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। या अगर तुम यहां पे ऐसे कर लो, लेट्स C is equal to B plus B transpose, ठीक। to prove that C is symmetric, C is symmetric matrix। अगर हमारे को ये प्रूव करना है कि C सिमेट्रिक है, C यानी कि B प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या प्रूव करोगे, C का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू C, यानी कि C का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, C के, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमें यह चीज प्रूव करना है कि C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यार हम क्या करेंगे, C का ट्रांसपोज ले लेंगे और वही C का ट्रांसपोज अगर C के बराबर आ रहा है तो हम क्या कह देंगे कि सर ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर। हम क्या बोल देंगे कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक काम करते हैं बेटा, C का ट्रांसपोज हम लेके चेक करते हैं, C का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, LHS, C का ट्रांसपोज क्या है, C हमने क्या मान रखा है, B प्लस बी ट्रांसपोज, B प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब भैया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहां से क्या हो गया, B ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया सर B, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस बी ट्रांसपोज। और B प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर है सर, C के, यानी ये क्या आ गया, C के बराबर आ गया। यानी C ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, C ट्रांसपोज आ गया C के बराबर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं C इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी क्या कह सकते हैं बाबू भैया, C इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो इस सवाल का एक पोर्शन हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर हमें कहीं भी ये प्रूफ करना है कि C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, C का ट्रांसपोज बराबर C, यही प्रूफ कर दो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट है B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसको जरा प्रूव करते हैं, ठीक है। यहां से जो इसका दूसरा पार्ट है, B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसकी प्रूफिंग करेंगे दूसरे वाले पोर्शन की। अब यार अगर मान लो हमको ये प्रूव करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पर मान लेते हैं, लेट B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू D मान लेते हैं। तो टू प्रूव दैट D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, D का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D, यही प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं। D का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D, यही प्रूव करना पड़ेगा। तो हम इसको निकालते हैं, LHS ले लेते हैं, D ट्रांसपोज क्या है सर, ये, यानी कि B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बेटा A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है सर, B ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यार ये हो जाएगा सर B ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा सर B। तो यानी कि सर D ट्रांसपोज यहां से क्या आ गया, माइनस अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये आ गया बेसिकली B माइनस बी ट्रांसपोज। और यार B माइनस बी ट्रांसपोज हमने क्या मान रखा है, ये D के बराबर है, यानी कि D ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस D आ गया, ठीक। तो यार यहां से देखो क्या निकल के आ गया सर, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का D आ गया, ठीक। तो अगर हमारे पास D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D आ गया, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, सिंस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D, हेंस D इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, D इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना।
तो इस तरीके से आप इसकी प्रूफिंग अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पर बेस्ड मतलब बोर्ड में सीबीटी में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छी प्रूफिंग है इसकी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान में रखना कि अगर कहीं पर भी, अच्छा आज के बाद इसको ओरली भी ध्यान में रखना कि बी प्लस बी ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बी माइनस बी ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसको ओरली भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब यार यहां पर एक चीज, एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताता हूं कैसे क्या करना है इसमें। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसको हमें ब्रेक करना है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक में। यार बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है सर? बी प्लस बी ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, प्लस बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है सर? ये होता है बाबू भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हम क्या रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। अब यार अगर जरा तुम इसको ऑब्जर्वेशन से देखो तो यानी कि सर बी ट्रांसपोज कट जाएगा, बी प्लस बी यानी कि 2b, तो एक काम करते हैं सर 1/2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अब यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। और किस तरीके से ब्रेक करते हैं सर? वो इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब कि b प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लो, b माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करने का। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब यार मैट्रिक्स में जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है और इसके अलावा जो इनवर्स है बेटा, इसको मैं आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाऊंगा, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स, और जो इनवर्स है बेसिकली देखो इनवर्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का काम लगता है, तो इस वजह से ना मैं अभी डिटर्मिनेंट आपको नहीं करवा रहा हूं। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको मैट्रिक्स के चैप्टर में यहीं तक छोड़ रहा हूं। जो अगला चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट का, उसमें मैं आपको इनवर्स, एडजॉइंट, इसके अलावा डिटर्मिनेंट तो पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और इसके अलावा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बाकी सारी चीजें उसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के चैप्टर में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाता हूं, तो सभी मेरे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। अगर किसी बच्चे को इनवर्स मैट्रिक्स सीखना है या एडजॉइंट सीखना है तो प्लीज आप सभी लोग जो अगला वन शॉट है डिटर्मिनेंट का, उसको जरूर देखना। अब भैया इस पर बेस्ड कुछ एक सवाल कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, A इज इक्वल टू AIJ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो यहां पर कंडीशन क्या होती है सर? कंडीशन बताओ जल्दी से फटाफट। सर AIJ डज नॉट इज इक्वल टू 0, IJ क्या होता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो AIJ बराबर 0 जहां पर I बराबर J है। यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये 0 होते हैं, और कोई भी डायगोनल का एलिमेंट आप जानते हो कि सर यहां पर I बराबर क्या होता है? J होता है, यानी कि सर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, द मैट्रिक्स दिस इज ये कैसा मैट्रिक्स है? ये सर 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर ये 3x3 है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम है नहीं, रेक्टेंगुलर है नहीं, रो है नहीं, यानी कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस N इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? भैया डायगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि सर डायगोनल पर एलिमेंट लिखे हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0 के बराबर हो। तो इनमें से देख लो कौन सा पार्ट सही है। इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए सर? 0 के बराबर होने चाहिए। ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 0, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो गलत है। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, यानी कि BJI डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये सही है। मतलब सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा? 0 के बराबर होने चाहिए। कहां पर? डायगोनल मैट्रिक्स में। अगला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है।
देखो अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों जो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो यानी कि सर इसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम, यानी बाबू भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि हर जगह पर हम दो तरीके से भर सकते हैं, 2 या 0, यानी इस जगह को भी भरने का दो तरीका, इसको भी भरने का दो तरीका, मतलब हर जगह पर क्या क्या भर सकते हैं, 2 या 0, तो इसको भी भरने का दो तरीका, इसको भी, मतलब कुल मिला के हर जगह को भरने का कितना तरीका हो गया सर, 2 तरीका हो गया। यानी कि यहां से जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया सर, 2 to the power 9 हो गया, है ना। 2 into 2 into 2 कितनी बार, 9 बार, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 कितनी बार, 9 बार, तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 to the power 9, यानी कितना हो गया बाबू भैया, 512 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, तो इनमें से कौन सा डिफाइंड है, कौन सा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो फटाफट सभी मेरे बच्चे देखो, सर ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है सर 2x3, इसका ऑर्डर कितना है 3x2, ठीक। तो बेटा यहां पर जो a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर है सर 2x3, यहां पर सर जो b का ऑर्डर है ये है 3x2, तो a b मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आउटकम वाला मैट्रिक्स आएगा कितना आएगा, 2x2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अगर मान लो हमें bA निकालना हो, bA, तो bA के लिए आप क्या करोगे, b जो है ये है सर 3x2, और a कितना है, a है सर 2x3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं सर, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर bA निकालना चाहें तो bA क्या हो जाएगा सर, 3x3, ठीक है। तो यार यहां पर AB और BA दोनों डिफाइंड है, AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं, देखो AB और BA अगर दोनों डिफाइंड है, अगर मान लो इसी में सवाल ये पूछ ले कि दोनों बराबर होगा क्या, इसके बारे में क्या कमेंट है, मतलब AB एंड BA दोनों डिफाइंड होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे क्या। आई थिंक सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि सर दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि सर यहां पर ऑर्डर 2x2 है और यहां पर सर ऑर्डर 3x3 है, तो दोनों ऑर्डर बराबर नहीं है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन इनका पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो आउटकम में निकल के आएगा वो मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि सर इनका ऑर्डर बराबर नहीं है। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको वैल्यू ऑफ द अल्फा बताना है। यहां पर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सर, b के बराबर है, ठीक है। तो भैया यहां पर a स्क्वायर क्या है सर, b के बराबर है, तो यानी कि यहां से a क्या हो गया, a स्क्वायर निकालना है अल्फा 0 1 1, और यहां पर भी क्या हो गया बेटा, अल्फा 0 1 1, ठीक। तो अब दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो बेटा इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा सर, 2x2, यानी यहां से रो उठाओगे, यहां से सर कॉलम उठाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी ये आ गया सर अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1, तो 0 आ गया। ये कितना हुआ, अल्फा इंटू 0, ये हो गया सर 0, यहां से उठाओ दूसरा रो, ये हो गया सर अल्फा प्लस 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ये आ गया सर 1, ठीक। अब ये हो गया सर हमारे पास a स्क्वायर। सवाल में आपको क्या कह रहा है, सवाल में सर ये कह रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b, a स्क्वायर कितना हो गया भैया, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, और b क्या है बेटा, दिस वन 1 0 5 1। बस अब इन दोनों को यार इक्वेट कर दो, तो बेटा यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई सर, प्लस माइनस 1, और दूसरा अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भैया 4 हो गई, ठीक। तो यार यानी कि सर यहां से अल्फा की 3 वैल्यू निकल के आई है, यानी कि सर यहां पे अल्फा की कितनी वैल्यू निकल के आई है, अल्फा की सर 3 वैल्यू निकल के आई है। कौन कौन सी वैल्यू, एक आई है सर प्लस माइनस 1, दूसरी आई है सर 4, ठीक। लेकिन क्या इनमें से सर ये तीनों वैल्यू होगी, या 2 वैल्यू होगी, या एक वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी बेटा। ऐसे केसेज में आपको करना क्या होता है कि आप अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1 ये मैट्रिक्स में रख के देखो, देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो रहे हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 रखो, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 1, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 पर ये दोनों मैट्रिक्स सर बराबर हो ही नहीं रहे। ये आंसर तो आ गया, लेकिन इस पर ये बराबर नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से आप अल्फा इज इक्वल टू -1 रख के देखो, -1 रखोगे तो ये 1 0 0, -1 रखोगे तो ये 0 ये 5, यानी सर अल्फा इज इक्वल टू -1 पर भी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो रहे।
अब क्या करोगे सर, अल्फा इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, ये हो गया 16, ये हो गया 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू सर 4 पर भी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो रहे। यार देखो सॉल्यूशन तो आ गया है, लेकिन यहां पर अल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हों, यानी कि सर यहां पर आप आंसर क्या दोगे, नो रियल वैल्यूज ऑफ द अल्फा, यानी कि सर यहां पर अल्फा की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। ठीक है बाबू भैया, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? तो बेटा इसमें कुछ एक ऑब्जेक्टिव सवाल और भी है, आप सभी लोग इनको ट्राई करना। ठीक है, यहां पर देख लो अगला ऑब्जेक्टिव सवाल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट डायगोनल एंट्रीज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में क्या कहना है? ऑल एंट्रीज आर 0, गलत। एंट्रीज 1, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन चूजिंग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगला सवाल, गिवन अ मैट्रिक्स हाउ कैन बी राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अभी जस्ट बेटा आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कौन सा पार्ट आ गया सर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक एक नंबर के सवाल आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहां पर कह रहा है कि सर ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या कहना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को जरा अच्छी तरीके से जरा ध्यान से देखो, सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेटा अगर ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ए का ट्रांसपोज बराबर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सर बी जो है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां से हम बी का ट्रांसपोज बराबर बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पूछ ये रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, तो यहां से अगर आप मान लो कि सर ए बी माइनस बी ए को मैं चलो सी मान लेता हूं। अब अगर आपको ये पता करना है कि जो ये सी है ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे सर, हम सी का ट्रांसपोज निकालेंगे, सी का ट्रांसपोज देखेंगे कि अगर ये सी के बराबर आएगा तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे, अगर ये माइनस सी के बराबर आएगा तो हम इसकी सिमेट्रिक बोलेंगे। तो बेसिकली यहां से हम सी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो सी का ट्रांसपोज यानी कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यानी कि सर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो ए बी ट्रांसपोज हम क्या लिखेंगे सर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक, अब बेटा सवाल में क्या दे रखा है कि सर बी ट्रांसपोज बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज सर ए के बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज सर बी के बराबर है, यही आ गया। ठीक, अब भैया यहां से सी ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस जरा बाहर ले लो बेटा, माइनस अगर बाहर ले लोगे तो यहां से क्या आ गया सर, ए बी माइनस बी ए आ गया ना। और बाबू भैया ए बी माइनस बी ए की जगह हमने क्या मान रखा है, ए बी माइनस बी ए की जगह पर हमने सी मान रखा है, यानी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया सर, माइनस का सी आ गया। अगर सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी आ गया, यानी हम क्या कह सकते हैं कि सर सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस वजह से आप क्या बोल सकते हो, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और सी हमारा क्या है, सी हमारा है सर ए बी माइनस बी ए, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि सर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, इस सवाल पर स्टार मार्क कर लेना। तो ये कैसा मैट्रिक्स है सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को। तो बेटा यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखो होमवर्क के लिए दे रखे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग कर लेना। ये सवाल जरा सभी बच्चे सॉल्व करो, द मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू दिस वन, ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑब्जेक्टिव सवाल। द मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू 0 0 4 0 4 0। यहां पर एक चीज गौर करो, गौर करने वाली बात यह है कि सर ये वाले डायगोनल पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है सर, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, देखो यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि 1 1 1 होना चाहिए था। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या सर, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बेटा हमारे को इस वाले डायगोनल पर एलिमेंट चाहिए होता है, हमें इस वाले डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है। तो सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा नहीं है, यानी कि सर दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहां पर खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं इस पे लिखा हुआ है तो ये डायगोनल हो गया, जबकि जो कि सरासर गलत है। डायगोनल मैट्रिक्स में इस वाले डायगोनल पर एलिमेंट लिखे होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 के बराबर होने चाहिए। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो ये बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कर लेना, कोई भी अगर जरा सा भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताना। और इसके अलावा यार देखो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये पीपीटी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मैं आपको अलग से प्रैक्टिस सेशन जब इसकी करवाऊंगा तो आपको उसमें मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है ये बेटा आपको इसके लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको कम्युनिटी सेक्शन में आपको जाना है। कम्युनिटी में आप जाओगे सर, एक्सप्लोर कम्युनिटी में, उसमें मैथ्स बाई शशांक सर करके ग्रुप होगा, मैथ्स बाई शशांक सर, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल रही होगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो भैया, देखो आराम से इसके सवालों को करना, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल यहां पर पीछे डाल रखे हैं। हालांकि इसके सवालों पर मैं अलग से सेशन लूंगा, ये सवालों का अलग से मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन तब तक आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है यार, देखो जो भी बच्चे, आप सभी बच्चे, जो भी बच्चा अगर हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोग पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। और यार देखो, पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा काम यही करना है कि आप adda247.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर आप में से देख रहा है, अगर आपको पर्सनली हमसे पढ़ना है तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रही बात यार, देखो अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस सेशन हम लेके आएंगे जिसमें सारे के सारे सवाल, एक से एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे। बाय द वे ये वन शॉट बस इतना ही, ठीक है। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।